आज मैं बात करूंगा एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है हेलोरीफाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये है नोएडा के सेक्टर 57 में B44 वह बिल्डिंग नंबर। मैंने उस कंपनी में वर्क किया है तो मैं एज आ वर्क एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा। और उस कंपनी में जिसको भी जॉब करनी है पहले मेरा वीडियो देखो, उसके बाद में उस कंपनी में जॉब करने के लिए जाओ। ये मेरा मैं रिकमेंडेशन दूंगा इसके लिए। पहली चीज़, जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सही लगा था, क्योंकि वहाँ की जो शिफ्ट होती है वो लगभग 9:30 से और 6 बजे तक की होती है। लेकिन क्या होता है, जब तुम पुराने हो जाते हो ना, 1 महीने या 2 महीने, फिर स्टार्टिंग से बोलते हैं, कोई नहीं बताता कि तुम्हें स्ट्रेच करना है या क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बाद में जैसे तुम पुराने होते हो, उनके पास मान लो काम ज़्यादा है, तुम्हारा टारगेट हो भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो कहेंगे तुमसे 2 घंटे काम और रुक के जाओ, 1 घंटे का और रुक के जाओ, और तुम्हें उसका ओवर टाइम का पैसा नहीं देते हैं। पहली चीज़ जो इशू होती है वहाँ के ओवर टाइम पे होती है कि हमने अपना टारगेट भी कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे 1 घंटे 2 घंटे रोकते हो और स्ट्रेच करवाते हो, और स्ट्रेच के नाम से बोलते हो कि आज का काम खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके बाद तुम ओवर टाइम का पैसा भी नहीं देते हो। पहली प्रॉब्लम होती है ओवर टाइम पे। दूसरी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे मैनेजमेंट लेवल पे, उनके बिहेवियर पे, टीएल लेवल पे, उनके बिहेवियर पे। ठीक है, बिहेवियर उनका ऐसा है, अगर तुम नहीं रुके तो तुमको ज़बरदस्ती रोकते हैं या तुमसे बोलते हैं उल्टा सीधी चीज़ें बोलेंगे। एक बार तो गाली गलौज भी हो गई थी, तो गाली भी दे रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह का वहाँ का मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसबिहेवियर बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो मुझे नहीं लगता कि उनको मैनेज करने का तरीका आता है। अब आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नवंबर तक वहाँ पे रहा हूँ, 27 नवंबर को। तो फिर तब तक का मुझे एक्सपीरियंस है। वो मैनेज किस तरह से करते हैं, अगर तुम्हें मान लो कल वर्कलोड ज़्यादा है, तुम्हें कर देंगे कल 8 बजे आ जाना, कल 7 बजे आ जाना। ठीक है, तो इस तरह से मॉर्निंग में बुला लेते हैं। दूसरी चीज़, तुम्हें संडे को बुला लेते हैं और संडे को ओटी करने के लिए बुलाते हैं। कहते हैं संडे का होगा उससे तुम्हें 2x मिलेगा। बट संडे का पैसा आता है, फिर नहीं भी आता है, क्योंकि मेरा दिसंबर 2024 के 3 संडे के पैसे हैं जो आज तक मुझे नहीं मिले हैं उस कंपनी में। तो वो कंपनी तो संडे का ओटी भी खा जाती है। दूसरी चीज़, तुम्हारी सैलरी कट आउट करती है। अगर तुम मान लो किसी दिन 5 मिनट लेट हो गए, या हफ्ते में तुम 4 दिन लेट हो गए, 10 मिनट या 5 मिनट, और तुम्हारा शिफ्ट टाइम पूरा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सैलरी हाफ डे का काट लेगी महीने में, तो वो सैलरी भी कट आउट करती है। दूसरी चीज़, जो भी एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ता है, अगर उसने मान लो वहाँ पे अपना रिजिग्नेशन पीरियड कंप्लीट किया, एफएनएफ का सारे पेपर उसने साइन कर दिए, उसकी ये लोग कभी भी एफएनएफ का पैसा नहीं देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको कभी भी ये लोग लिविंग लेटर, सर्विस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं। ये इतना मतलब इलीगल काम करते हैं कि तुम सोच नहीं सकते हो। और इलीगल काम ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एम्प्लॉय के साथ में करते हैं, ये क्लाइंट के साथ में करते हैं। क्लाइंट का साथ में जो काम करते हैं तो मैं आगे उसको बताऊंगा, पहले एम्प्लॉय की सुन लो। उसकी ये सारी चीज़ें वो होल्ड कर लेते हैं। तुम इनको मेल करते रहोगे, कॉल करते रहोगे, ये तुमको रिप्लाई नहीं करेंगे, ये तुमको जाने नहीं देंगे, ये तुमको फंसाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, टहलाते रहेंगे। और दूसरी चीज़, ये गुंडागर्दी बहुत करते हैं। जैसे जब मैं वहाँ पे था, मेरा काम अच्छा रहता था, काम में तो कोई इशू नहीं है। और फिलहाल दूसरी चीज़, मैंने पूरे साल में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग केस किए थे। 6,000 से ज़्यादा मैंने केस क्लोज किए थे 1 साल के अंदर। मैं मुझे लगता है कि मेरे टीम में सिर्फ 2 लोगों को छोड़ दे तो तीसरा बंदा मैं ही था जिसने 1 साल में पूरा इतना हाईएस्ट क्लोजिंग केस किया था। ठीक है, उसके बाद में भी इन्होंने क्या किया, मुझे पीआईपी पे डाल दिया। पीआईपी पे क्या, आज तक मेरा कोई भी क्लाइंट साइड से कोई भी वो नहीं आया कि मतलब कोई मेल आई हो, या फिर मैंने कोई मेरा काम मतलब ख़राब हो गया हो, क्लाइंट ने कुछ भी बोला, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, क्लाइंट यूज़ कभी भी नहीं आया। लेकिन फिर भी इन्होंने एक अपना इंटरनल पॉलिसी पता नहीं क्या इन्होंने यूज़ किया, एक पीआईपी पे डाल दिया। मुझे पीआईपी पे पहली बार डाला तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे 30 दिन का टाइम दो और मैं पीआईपी को देखो। और इन्होंने पीआईपी से डाला था कि तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे केस रिजेक्ट ज़्यादा होते हैं। दूसरी बार इनका पीआईपी चला, दूसरी बार इन्होंने पीआईपी में ये बोल दिया कि नहीं, तुम्हारा क्लोजिंग केस कम है, तुमने क्लोजर कम किया है, तुम्हारा टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, टारगेट नहीं मीट हुआ है। मैंने कहा अगर मेरा टारगेट नहीं मीट हुआ है तो आप टीएल से और मैनेजर से ये पूछ लीजिए कि मुझे एलोकेशन कितनी मिली थी 1 महीने में, और जितना मुझे एलोकेशन मिलेगा उस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो मेरा क्लोजिंग केस होगा। बट इन्होंने उस चीज़ को चेक ही नहीं किया। इन्होंने जोर ज़बरदस्ती से या फिर मतलब इन सब चीज़ों को करते हुए और ये दिखाया कि नहीं, मतलब सब कुछ सही था, और उसका इन्होंने मुझे ना कोई रिपोर्ट दिया, जो कि तुम्हें रिपोर्ट देनी चाहिए था। अगर तुमने पीआईपी पे मुझे रखा हुआ था तो तुम्हें पीआईपी की रिपोर्ट देनी चाहिए था कि हाँ, तुम्हें इतने केस साइन हुए थे, तुमने इतने क्लोजर किए हैं, तुमने इतना का मतलब तुम्हारा प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, हर चीज़ तुम्हें दिखाना चाहिए था। बट इन्होंने वो चीज़ें नहीं दिखाई।
और उसके बाद में इन्होंने मुझे ही ब्लेम करके फिर उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा लास्ट डे है, ये वो बोल के फिर मुझे कहा कि अब तुम ऊपर फ्लोर पे नहीं जाओगे, काम करने नहीं जाओगे और तुम नीचे बैठो, हम तुमसे बात करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया, कह रहे हैं कि तुम अपना एफएनएफ साइन कर लो या फिर तुम क्या कहते हैं, या तो हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। दो बातें हुई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टर्मिनेट कर दो, एफएनएफ मैं साइन नहीं करूँगा, जो पहली चीज़ है। और मैं इसी जिद पे था कि मैं एफएनएफ साइन नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं नहीं रिजाइन नहीं दिया तो मैं एफएनएफ साइन क्यों करूँ, मैं रिजाइनेशन क्यों वेट करूँ। तो फिर इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम तुम्हें टर्मिनेट कर देते हैं। इनकी चालाकी देखो। मैंने कहा ठीक है, तुम टर्मिनेट करो, हम लेबर कोर्ट जाएंगे, हम वहाँ पे देख लेंगे जो होगा, हम लीगल एक्शन लेंगे। इनकी चालाकी ये देखो, इन्होंने उस पर फॉल्स एलिगेशन लगा दिए ईमेल में, ठीक है, जिसको ये कभी मतलब प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे। और उसको अकॉर्डिंग उन्होंने वो बेल दे करके इन्होंने वहाँ से फिर मतलब उसी दिन से 27 नवंबर 2025 से फिर मेरा मतलब वो लास्ट डे था उस कंपनी में, वहीं से फिर मैंने काम करना बंद कर दिया। ये तो हो गया एम्प्लॉय के साथ में। ये मेरे साथ नहीं, ये मतलब बहुत लोग के साथ में हुआ है। मेरे टीम के ही थे कई बंदे, वो भी ऐसे ही गए हैं। तो ये हर किसी के साथ में ये खेल खेलते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब आर्थिक शोषण कर रहे हैं ये लोगों का, लेकिन ना इसको सीएम कोई बोलने आता है, ना इसको कोई डीएम इसकी कोई जांच करने आता है। ऐसा भी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए वो यहाँ की जांच करे, एसडीएम आए यहाँ की जांच करे, एसओ आए यहाँ की जांच करे, कोई नहीं जांच करने आता कंपनी की। दूसरी चीज़, लेबर कोड पता नहीं कैसे क्या चल रहा है, उसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा है फिलहाल। और लेबर कोड की एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर तुम लेबर कोड में कंप्लेन दोगे तो कंप्लेन पे तो वो मतलब कोई इतना एक्शन लेते नहीं है, लेकिन अगर लेबर कोड में तुम केस करोगे तब केस पर वो एक्शन लेते हैं। और केस में क्या होता है, 2 से 2,500 मांगते हैं, 2-2,500 उनको दो, केस करो। केस करने के बाद में वो फिर जाएंगे लीगल एक्शन लेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा कंपनसेशन दिलवाएंगे, फिर तुम्हारी लीगल टर्मिनेट पे काम करेंगे, और उसके बाद में तुम्हारा एफएनएफ का पैसा और टर्मिनेशन के अगले 3 महीने की सैलरी तुम्हें दिलाते हैं। दूसरी चीज़, अब ये कंपनी क्लाइंट साइड पे क्या झोल कर रही है, क्लाइंट साइड पे बहुत बड़ा झोल कर रही है। जैसे क्लाइंट ने इनको केस दिया और क्लाइंट एक केस की इनको अच्छे खासे पेमेंट करता है, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये एक केस की इनको पेमेंट करता है। ये केस उसको कैसे लटकाते हैं, केस का डेट होता है 7 दिन का। केस आया हमारे पास में 7 दिन काम करने के लिए, हमने उस केस पे काम मान लो स्टार्ट नहीं किया, इन्होंने पंचिंग नहीं करवाया इस केस को। अब वो केस मेरे बकेट में आ रही, 2 दिन लेट केस पंचिंग हुआ। पंचिंग होने के बाद में मेरे बकेट में आया और उसका डेट हो गया 5 डे का। अब 5 डे का केस होगा, 3 दिन के बाद में वो रेड हो जाएगा केस। ये क्या करेंगे, अब मान लो कि एम्प्लॉय से भी वो चीज़ छूट गई, क्योंकि केस ज़्यादा आते हैं, लोकेशन ज़्यादा आती है, तो उसने उस केस को छोड़ दिया, उसने उस केस को मतलब इनिशिएट ही नहीं किया, एचआर को मेल ही नहीं किया। फिर ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय क्या करता है, और ये टीएल भी थे वो भी करवाते थे पहले ये सब चीज़ें, ठीक है। हम केस को आज ही इनिशिएट करेंगे, आज ही इनिशिएट करने के बाद में उसे हम फॉलोअप लगा देंगे और उसका नीचे का डेट और टाइम चेंज कर देंगे, और उसको हम पास्ट का डेट बना लेंगे, और डेट बना करके ऐसे 3 फॉलोअप ले लेंगे, और पुरानी की सारी मेल को हम रिकॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने मेल किया हुआ है उसकी एक नई मेल जाती है, बाकी पुरानी मेल शो नहीं होती है वहाँ पे। तो इस तरह से हम दिखा करके और हम इसी नए मेल को चिपका करके क्लाइंट को एक नई रिपोर्ट बना देते हैं कि हमारे एचआर को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और हम अनेबल टू वेरीफाई हैं, मतलब कि हम इस केस को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कोई और अदर रिसोर्स दो। अब क्लाइंट क्या करते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं ना कि जितनी बार उस केस को वेरिफिकेशन के लिए देते हैं उतनी बार उसका पेमेंट करते हैं। जैसे एससीएल एक क्लाइंट है, ये एससीएल इस कंपनी को जितनी बार अपना केस भेजता है उतनी बार इस कंपनी को पैसा देता है। पहली बार तुमने अनेबल टू वेरीफाई निकाल दिया, दूसरी बार वो फिर देगा उसी केस को, सेम केस को, और फिर इनको पेमेंट करता है। और ये इसी पे एक अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, बस क्लाइंट को चूतिया बनाते हैं, ठीक से काम भी नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ा इनके अंदर का इशू है, ये क्लाइंट से लूट मचा रहे हैं, एम्प्लॉय का शोषण कर रहे हैं। कंपनी की जो सबसे बड़े मतलब ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कि लगता है कि वो कभी भी लेवल रूल का फॉलो ही नहीं करते हैं, वो कभी भी मतलब एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखते हैं। और दूसरी चीज़, इनका जो एचआर टीम है और इनका जो मैनेजमेंट टीम है, इस सब के सब आपस में मिले हुए हैं। तुम एचआर के पास शिकायत लेके जाओगे, एचआर कहेगी हाँ ठीक है हम मैनेजर से बात करेंगे, ये वो करेंगे, थोड़ा दिखावे के लिए करती उड़ती है, फिर वो सब आपस में मिल जाते हैं कि अरे ठीक है वो एम्प्लॉय ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, ये तुरंत तुम्हारी बातों को लीक कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, ये तुम्हारे खिलाफ अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे, और उस टाइम पे ना लें, लेकिन ये तुमको 1 महीना 2 महीना और देखेंगे, उसके बाद में तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे ही लेंगे। इस कंपनी का जो मालिक है वो है
इस कंपनी के मालिक हैं वो हैं वरुण चंदानी और करणवीर चंदानी। वो तो कभी इस कंपनी मुझे लगता है कि आते नहीं है हमारे ब्लॉक में, जो सेक्टर 57 में जो उनका एक मतलब अलग ऑफिस है, इस ऑफिस में लगता है आते भी नहीं है। अगर वो इन सब चीज़ों को देखें तो शायद उन्हें समझ में आ जाए कि उनकी कंपनी कहाँ पर झोल कर रही है, उनकी कंपनी क्यों इतने मतलब ऐसे लोग झोल क्यों करते हैं, क्यों एफएनएफ का पैसा रोकते हैं। और मेरा नहीं मतलब कि इन्होंने बहुत सारे बंदों का एफएनएफ का पैसा रोक रखा है, लेटर रोक रखा है, आवाज का नहीं 5-5 साल पुराने बंदों का इन्होंने रोक रखा है एफएनएफ का पैसा, और उनके सारे लेटर रोक रखे हैं, कोई भी लेटर नहीं दिए हैं इन्होंने। एक गुंडई इस हद तक करते हैं कि कोई सोचे मत, अगर कोई कॉर्पोरेट लाइन में कोई सबसे बड़ा गुंडा या कोई सबसे बड़ा धोखेबाज, कोई सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है नोएडा में, तो वो कर रहा है हेलो वेरीफाई कर रही है, अपने एम्प्लॉय के साथ में कर रही है। अगर इसको रोकना है तो सबको मतलब इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ एक्शन ले। सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए या फिर जो भी हमारे मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो सारे ऑफिसर आ करके इनके खिलाफ में एक्शन लें और इनसे पूछें, इनसे सवाल करें कि तुम किस लीगल बेस पे अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देते हो, या तुम किस लीगल बेस पे उनके एफएनएफ का पैसा रोकते हो, किस लीगल बेस पे तुम उनका टर्मिनेशन लेटर या फिर लिविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर या सर्विस लेटर उनकी तुम क्यों रोकते हो, उनका तुम पैसा क्यों नहीं देते हो, उनका पीएफ का पैसा लेट क्यों जमा करते हो। ये सारे सवाल इनसे होने चाहिए। मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज की।